तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कर रहे थे, है ना। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है हमारा स्टार्ट हुआ था। और अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर अपन बात करते हैं, तो मैंने बोला था कि इसमें तीन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है गैसेस, दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वाटर वेपर, विच मीन्स हमें लिक्विड देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड जो हमें देखने को मिलते हैं सॉलिड्स, एरोसॉल्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी बात हमने की थी, एरोसॉल्स की हमने बात की थी। एरोसॉल्स में आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आता था, प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते थे, ठीक है। लिक्विड में हमने वाटर वेपर की बात की थी, ठीक है। और वाटर वेपर में मैंने आपको सारे यूजेस बताए थे, किस तरीके से वो ग्रीन हाउस गैस जैसे काम करती है ना, किस तरीके से वेदर फिनोमिना में उसका हेल्प होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से प्रेशर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। और गैसेस के कंपोनेंट हमें देखने थे, या फिर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हमें देखने को मिलती है, उसका कंपोजिशन किस प्रकार का होता है, ये हमको देखना था। क्योंकि अगर अपन गैसेस में भी बात करें तो हमें अलग अलग प्रकार की गैसेस देखने को मिलती है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे एरोसॉल्स या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या सॉलिड पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमें गैसेस भी अलग अलग देखने को मिलती है, उसकी अपने को बात करनी थी। अब देखो, ये जो पूरी गैसेस होती है हमारी, ठीक है, इस गैसेस को हम थॉरोली टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में हम पूरी गैसेस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपन नॉर्मल सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे। नॉर्मल अगर अपन सीक्वेंस की बात करें, अगर मैं मानता हूँ कि जो गैस है वो ड्राई है ना, मतलब उसमें वाटर वेपर नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो अगर किसी भी एयर मास में वाटर वेपर नहीं है, क्योंकि वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे एक गैस में एक सॉरी गैस नहीं, एक एयर मास में वाटर वेपर नहीं है, एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर है। तो हमारी जो हमें गैसेस देखने को मिलेगी, उसकी कितनी मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है, उसका कितना रेशियो या उसका कितना अनुपात हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, ठीक है, विच इज अराउंड 78.01%। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि हमारा 20.8% लगभग देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी, ऑर्गन देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी, CO2 देखने को मिलेगा। CO2 के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, नियॉन देखने को मिलेगा। नियॉन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, हीलियम देखने को मिलेगा। हीलियम के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और इस तरीके से अप टू हाइड्रोजन तक अपन चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक चले जाएंगे, हाइड्रोजन तक चले जाएंगे। ये गैसेस का सीक्वेंस है। मतलब इस मात्रा में, इस मेजरमेंट में, इस रेशियो में हमें क्या देखने को मिलती है, अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस देखने को मिलती है। ये जो गैसेस होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये ड्राई एयर में होती है। मतलब ऐसी एयर में जहाँ पे वाटर वेपर हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर होती है, वहां पे हमें ये क्या देखने को मिलता है, रेशियो देखने को मिलता है। जैसे ही हमने कल देखा था कि वाटर वेपर जो है, अगर अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, विच इन 0.02% से लेकर 4 to 5% तक होता है। तो जैसे ही हमारी वाटर वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे गैसेस का या फिर हमारे एयर का जो कंपोजिशन है, वो क्या होता चलेगा, धीरे धीरे चेंज होता चलेगा। तो ये आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे ड्राई एयर हमने मानी है और वाटर वेपर नहीं है। तो इस प्रकार की गैसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इन्हीं गैसेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक को अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट, और दूसरे में अपन बोल सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट गैस क्या होती है। कांस्टेंट गैस का मतलब ये है कि जिसकी मात्रा, ठीक है, जिसकी मात्रा या जिसका रेशियो हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारी एयर में कांस्टेंट देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन की मात्रा अगर 78% है, तो ये 78% ही रहे हमारी ड्राई एयर में। ना ये 79 हो, ना कभी ये 77 हो, ना कभी ये 75 हो। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा हमें 78.1 ही देखने को मिल रहा है। इट मीन्स इट्स कांस्टेंट। ये गैस जो है कैसी है, कांस्टेंट है। वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारी ऑर्गन की, तो ये देखने को मिलेगी 0.93%,
अब इसकी मात्रा ड्राई एयर में, है ना, हमेशा याद रखना, मैं अब ड्राई एयर बार बार नहीं बोलूंगा, एयर बोलूंगा। तो ड्राई एयर में इसकी हमेशा मात्रा अगर हमें क्या देखने को मिलती है, 0.93% ही देखने को मिलती है, ना कम होती ना ज्यादा होती, तो इसको अपन लोग बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट ऐसी गैसेज होती है जिनकी मात्रा, जिनका मेजरमेंट ड्राई एयर में हमेशा सेम होता है, न तो इनकी मात्रा बढ़ती है न तो इनकी मात्रा घटती है, उसको अपन लोग कांस्टेंट गैसेस बोलते हैं। और ऐसी कांस्टेंट गैसेस हमें तीन ही देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है नाइट्रोजन, एक देखने को मिलती है ऑक्सीजन, एक देखने को मिलती है ऑर्गन। ठीक है, ये तीन गैसेस ऐसी है जो हमें क्या देखने को मिलती है, कांस्टेंट देखने को मिलती है। वेरिएबल गैसेस की जब अपन बात करते हैं, तो वेरिएबल गैसेस में हमें वो गैसेस देखने को मिलती है जिनका जो मात्रा है वो, या जिनका जो रेशियो है ड्राई एयर में, वो हमेशा क्या होते करता है, चेंज होते चलता है, वेरी होते चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 की मात्रा जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम CO2 का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि CO2 एक सॉल्युएबल गैस है जो कि हमारे ओशियंस में घुल जाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो CO2 ऐसी गैस है जिसका एमिशन लगातार हमारे द्वारा होते चलता है। ठीक है, मतलब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से लगातार हम CO2 का क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ती है। जब ओशियन जो कि कार्बन सिंक जैसे काम करते हैं, जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मात्रा घट जाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू मात्रा घट जाती है। मतलब CO2 की मात्रा जो है वो वेरी करते रहती है एटमॉस्फेयर में। और हम अगर बात करें तो हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा जो था, वहां पे CO2 की मात्रा जो थी वो 0.03% से भी कम थी। बट अब अगर अपन देखें तो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर जो अभी हमारा इंडस्ट्रियल एरा चल रहा है, यहाँ पे इस CO2 की मात्रा हमें 0.03 से भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब कि एक वेरिएबल गैस है जो ड्राई एयर में अपनी मात्रा, अपना प्रोपोर्शन, अपना रेशियो क्या करते चलती है, चेंज करते चलती है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है CO2। उसके बाद कल हमने देखा था H2O, मतलब वाटर वेपर। वाटर वेपर की मात्रा हमने देखा था कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों ही क्या होते चलती, चेंज होती चलती है। अगर अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो चूंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है, उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर बॉडीज भी हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इवेपोरेशन। तो जिस कारण से इक्वेटोरियल एरिया में वाटर वेपर ज्यादा देखने को मिलती है। बट जैसे जैसे हम पोलर एरियाज में जाते हैं, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सोलर इंसोलेशन और हीट, क्या देखने को मिलता है, हमें लो इवेपोरेशन देखने को मिलता है, वाष्पीकरण कम देखने को मिलता है, जिस कारण से हमारी वाटर वेपर की मात्रा पोलवर्ड जाने में कम होती जाती है। वैसे ही हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा वाटर वेपर क्या होते चलता है, कम होते चलता है। ओनली 5 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलती है, 90% वाटर वेपर देखने को मिलती है। तो वाटर वेपर भी एक वेरिएबल गैस होती है। ठीक है, यूजेस में देख चुका हूँ कल बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा आपको यूजेस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बताऊंगा। इसके अलावा जितनी हमें गैसेस देखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, मैं बात करता हूँ किसकी, हीलियम की। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नियॉन की, जेनॉन की। ठीक है, ये जितनी गैसेस हैं, क्रिप्टॉन की, इवन मीथेन की, ये सारी की सारी गैसेस जो है वो कैसी देखने को मिलती है, हमें वेरिएबल देखने को मिलती है। अब कुछ गैसेस की बात कर लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट गैसेस की, जैसे अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की। तो सबसे पहली बात ये आती है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, लगभग 78.1% है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतनी ज्यादा क्यों है, वाई। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ था, तो हमारे एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के जो सेकंड फेज था, जिसमें हमें क्या देखने को मिला था, वॉल्केनिक पीरियड देखने को मिला था। वॉल्केनिक पीरियड हमें देखने को मिला था। उस वॉल्केनिक पीरियड में हमें क्या देखने को मिला था कि हमारी जो गैसेस निकली थी, हमारी जो गैसेस निकली थी, लाइक हम बात करें, CO2 निकली थी, है ना, सल्फर निकली थी, वाटर वेपर निकली थी, तो उसके साथ साथ हमारी नाइट्रोजन भी आई थी। और उसी के साथ हमारे नाइट्रोजन का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। बट उसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर लूँ, उसके अलावा मैं अन्य गैसों की बात करूँ जो कि वॉल्केनिक एरप्शन के साथ निकली थी, वो सब कहीं ना कहीं डिजोल्व हो गई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो ओशियंस में चली गई क्योंकि सॉल्युएबल थी, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में उसका यूज हो गया। बट नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो मैं आपको बोला था कि लेस रिएक्टिव है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन में क्या देखने को मिलता है, हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, जिस कारण से ये बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत जल्दी इसका रिएक्शन नहीं होता, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। और दूसरी चीज, इसका डायरेक्ट हम यूज भी नहीं कर सकते, इसका यूज करने के लिए नाइट्रोजन का क्या करना पड़ेगा हमें,
नाइट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, जिस कारण से नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमें क्या देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब से ओरिजिन हुआ, जब से ये हमारे एटमॉस्फेयर में आई नाइट्रोजन, उसके बाद से इसका बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट यूज देखने को नहीं मिलता, है ना। और बहुत बैलेंस्ड यूज देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रिफिकेशन होता है तो उतनी मात्रा में डीनाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है, जिस कारण से इसकी मात्रा जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, जबकि CO2 की मात्रा क्या हुई, डिक्रीज हो गई। इस कारण से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने के दो रीजन, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, लेस रिएक्टिव गैस है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि इसका जो यूज है वो हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, और जो साइकिल होता भी है वो बड़ा बैलेंस्ड साइकिल होता है, ठीक है। इसका जो साइकिल हमें देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, बहुत ही बैलेंस्ड साइकिल देखने को मिलता है, जिस कारण से इसका जो मात्रा है वो हमेशा कैसी रहती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, और ज्यादा भी, ठीक है। यूज की अगर अपन बात करें तो जैसे हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन के यूज के बाद इसका यूज क्या है, एमिनो एसिड बनता है, प्रोटीन जो बनता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। तो यूज तो इसका है, इस कारण से सबसे ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अब बात ये आती है कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि नाइट्रोजन जो थी वो ऐसी गैस थी जिसका बहुत कम रिएक्शन होता है, बट दूसरी गैस जो है हमारी, जिसको अपन लोग O2 बोलते हैं, ये तो ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर ये क्यों कांस्टेंट है, इसका यूज बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये इसलिए कांस्टेंट है, इसमें तो डबल बॉन्ड है, ये इसीलिए कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो हमें साइकिल देखने को मिलता है, इसका जो साइकिल हमें देखने को मिलता है, वो साइकिल काफी बैलेंस्ड देखने को मिलता है। मतलब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो जो होता है वो नेट जीरो है, मतलब ना तो कहीं सरप्लस में है ना, ना तो कहीं माइनस में जा रहा है। जितना हम यूज करते हैं उतना ही आउटपुट के थ्रू अपन अपने एटमॉस्फेयर में वापस कर देते हैं O2 को, जिस कारण से ये जो O2 है ये हमें बैलेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर अपन मैं इसके कांस्टेंट होने की बात करूँ तो O2 कोई ऐसी सॉल्युएबल गैस नहीं है जैसे CO2 है, जो कि ओशन में सॉल्युएबल हो जाती है। कोल्ड वाटर में CO2 बहुत जल्दी घुल जाती है। तो O2 जो है ये क्रिया तो करती है, रिएक्शन तो करती है, बट ये कहीं परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बदलते चलता है, और उसके साथ साथ ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, घुल जाती है, जिस कारण से एक कांस्टेंट बनी हुई होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि O2 का हमने यूज किया, जैसे कार्बन का क्या होता है ना कि जब ओशियन में एज अ कार्बन सिंक जैसे काम करते हैं हमारे ओशियन, तो ओशियन जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, तो ये धीरे 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 जो है हमारी कार्बोनेट रॉक्स में बदल जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो रॉक्स होती है उसमें बदल जाती है। तो इसको डिकम्पोज होने में या फिर से रिलीज होने में एटमॉस्फेयर में एक बहुत लंबा समय लगता है, जबकि O2 का जो ये जो समय होता है फिर से रिलीज होने का, ये बहुत कम होता है, जिस कारण से हमें O2 कैसे देखने को मिलती है, कांस्टेंट देखने को मिलती है। देखो इतना डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे कि ये क्यों कांस्टेंट है, वो क्यों कांस्टेंट है, बस इतना इसका मतलब सिर्फ एक है जो आप लोग समझ पाओ तो अच्छा है, कि अगर अपन इस सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद अपन ऑर्गन की बात करते हैं। ऑर्गन, पहले तो मुझे बताओ कि ये ऑर्गन बनती कैसे है? देखो ऑर्गन सिंपल, जो हमारा पोटेशियम 40 होता है, ठीक है, इसका जब डीके होता है, पोटेशियम 40 का जब क्या होता है, डीके होता है, इस तत्व का जब डीके होता है जो रॉक्स में पाया जाता है, इसका जब डीके होता है तभी हमारी क्या निकलती है, ऑर्गन निकलती है। स्टार्टिंग में कुछ मात्रा में हमें वॉल्केनिक इरप्शन के साथ भी ऑर्गन देखने को मिली थी, बट अभी जो ये देखने को मिलती है पोटेशियम 40 से ये क्या होती है, निकलती है, जो कि एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट मात्रा में निकलती जाती है, ठीक है। जिसका हम यूज लाइटनिंग में करते हैं, मतलब बल्ब में करते हैं, उसके अलावा वेल्डिंग में करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ मेडिसिन में इसका अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बट ये क्यों कांस्टेंट है इसका समझना, इसका कांस्टेंट होने का सिंपल सा रीजन है कि इसका कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं है, नो बायोलॉजिकल यूज। अगर आप देखो तो हम अभी हमने देखा ऑक्सीजन का बायोलॉजिकल यूज है, कहीं ना कहीं CO2 का भी यूज है, नाइट्रोजन का अमीनो एसिड के रूप में यूज है। बट जब मैंने ऑर्गन के यूज बताया तो मैंने बोला कि लाइट में यूज हो रहा है, बल्ब में यूज हो रहा है, वेल्डिंग में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सब मटेरियलिस्टिक यूज है, कोई बायोलॉजिकल यूज हमें ऑर्गन का देखने को नहीं मिलता, जिस कारण से ये क्या देखने को मिलती है, हमारे कांस्टेंट। और सबसे बड़ी चीज ये एक इनर्ट गैस है,
ठीक है, तो इनर्ट हो गई तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो कांस्टेंट आपको समझ में आ गई, तीन ही गैसें हैं, तीन गैसें कांस्टेंट है। सबसे पहली है हमारी नाइट्रोजन, क्यों है बता दिया, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन। आई होप कि कभी आप लोग नहीं बोलोगे। उसके बाद सारी वेरिएबल है। अब वेरिएबल की चर्चा थोड़ी थोड़ी कर ले अगर अपन, सबसे पहले अपन लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों वेरिएबल है, ये तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई हम लोग जब से मॉडर्न एरा में गए हैं, जब से इंडस्ट्रियल एरिया में गए हैं, इसका यूज बढ़ता जा रहा है, ये इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है, एमिशन लगातार होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, वेरिएबल गैस है। ठीक है, क्रिया भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। यूज क्या है इसका, याद रखना, ये ग्रीन हाउस गैस जैसे काम करती है। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है ना, कि हमारी जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव टेरिस्ट्रियल रेडिएशन होगी, है ना, शॉर्ट वेव टेरिस्ट्रियल रेडिएशन होगी, उसको तो ये क्या करती है, पृथ्वी के अंदर आने देती है। बट हमारी जो लॉन्ग वेव टेरिस्ट्रियल रेडिएशन होती है, जो कि अर्थ से जाती है, उसको ये क्या कर देती है, री रेडिएट कर देती है, सॉरी री रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, री रेडिएशन के रूप में अर्थ की तरफ। और इस प्रकार से ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर अर्थ को गर्म रखने का काम करती है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको अपन लोग बोलते हैं। बट अभी क्या हुआ है कि अभी इसकी मात्रा बढ़ी है, जिस कारण से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, जो कि हम हीट बजट में समझेंगे, अभी नहीं। तो ये इसका यूज है। ठीक है, उसके अलावा भी इसके यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही यूज है। इसके अलावा भी हमें इसके क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, तो ये जितने भी शरीर में कार्बनिक तत्व होते हैं, उसके रूप में ये काम करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन लोग एटमॉस्फेयर में, सॉरी ओशियंस में चले जाए, तो जो कार्बोनेट रॉक्स हमें देखने को मिलती है, वो इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस में जो सबसे बड़ा काम होता है, इसको अपन नहीं भूल सकते। फोटोसिंथेसिस में जो सबसे बड़ा काम होता है वो किसका होता है, CO2 का ही होता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर वर्तमान में ऑक्सीजन नाम की कोई गैस एग्जिस्ट करती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हमारी CO2 गैस है। ठीक है, जिसका बैलेंस्ड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमने खुद के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें इतना कार्बन एमिशन किया है, जिस कारण से इसकी मात्रा क्या हुई है, धीरे 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 बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा O3 मतलब हमारी क्या, ओजोन। ओजोन भी एक प्रकार की क्या है, वेरिएबल गैस है। अब ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यही स्ट्रेटोस्फेयर में ये खुद बनती है। ठीक है, चैपमैन साइकिल के थ्रू अपन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये खुद बनती है, उसके बाद ये खुद इसका क्या हो जाता है, विनाश भी हो जाता है, विनष्ट भी हो जाती है। ठीक है, इस कारण से ये कैसी हमें देखने को मिलती है, वेरिएबल देखने को मिलती है। यूज भी अपन इसका आगे देखेंगे। ठीक है, यूज अपन इसका आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी रक्षा करती है। उसके अलावा अलग अलग जो इसके यूज है वो अपन देखेंगे, चैपमैन साइकिल को भी अपन देखेंगे। बट ये अपन देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, इस कारण से अभी अपन इसको यहाँ पे ज्यादा बात इस पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा नियॉन गैस, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसमें से मैक्सिमम गैसें कैसी है हमारी, इनर्ट गैसें है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा आती है मीथेन, सॉरी वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल रहेगी, है ना। उसके बाद हमारी आती है कौन सी गैस, मीथेन गैस। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर जो हमारी मीथेन है, ये क्यों वेरिएबल है। देखो इसके सोर्सेज बहुत है, इसके जो सोर्सेज है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इसके अलग अलग सोर्सेज, जैसे हमें पैडी फील्ड से ये निकलती हुई देखने को मिलेगी। पशु जो चेविंग करते हैं, जो जुगाली करते हैं, उससे ये निकलती हुई देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो वेटलैंड्स होते हैं या जो मर्सी लैंड होती है, वहां से ये देखने को मिलेगी, जिस कारण से कैसी देखने को मिलती है, हमें वेरिएबल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस थी जो आपको याद रखनी है। कुछ याद मत रखना, अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो केवल इतना याद रखना कि जो हमारी कांस्टेंट गैस है उसमें तीन आती है, नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, और ऑर्गन आती है। बस इतना याद रखना, बाकी चीजें याद रखो ना रखो काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये याद रखे कि कांस्टेंट कौन सी है, तो वेरिएबल तो वैसे ही याद रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी गैसेस है, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, जिसकी हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा सारी गैसों की करी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, कंपोजिशन आई थिंक हमारा एंड हो गया।